क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन समझा दिया था। इलेक्ट्रोफिलिसिस, अब इसके बाद आगे की प्रोसेस हम देखेंगे क्या था। यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। मतलब कोलाइडल पार्टिकल का जो सेटल होना होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल बोलते हैं। ठीक है, नीचे में प्रेसिपिटेट जम जाता है एक्चुअली में। द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पे बता रहा है अब जो कोएगुलेशन है वो कुछ फॉलोइंग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 5 तरीके बताए गए, जिसमें से मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो द कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेट। ये प्रोसेस मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल, मतलब दो अपोजिट चार्ज वाले सोल को मिक्स करके। जैसे अपोजिटली चार्ज सोल्स व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड गेट पार्शियली और कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट। कि जो अपोजिट चार्ज सोल्स को मिलाया जाता है वो तो एक दूसरे को अपोजिट चार्ज होने के कारण न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड एंड आर्सेनिशियस सल्फाइड which is a negative soul and ferric oxide is a positive soul, bring them in the precipitate form. This type of coagulation is called as mutual coagulation. तो इस तरह की coagulation को क्या बोलेंगे, mutual coagulation। ठीक है, next by boiling। boiling के थ्रू कैसे, when a soul is boiled the absorbed layer is disturbed due to the increased collision with the molecules of a dispersion medium। कि जब भी आप सोल को बॉयल करोगे तो जो एब्जॉर्ब लेयर रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है कोलिजन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्शन मीडियम के, एंड दिस रिड्यूस द चार्ज ऑन द पार्टिकल। और पार्टिकल के चार्ज को ये कम कर देता है एंड अल्टीमेटली लेड टू द सेटलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो वो रहता है सॉल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं चार्ज के डिस्टर्बेंस के कारण। Next way is by persistent dialysis. On prolonged dialysis, traces of the electrolyte present in the soul are removed almost completely and the colloids become unstable and ultimately coagulate। क्या बता रहा है कि जब prolonged dialysis किया जाता है, मतलब बहुत देर तक के अगर इससे डायलिसिस किया जाए तो जो ट्रेसेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट थे सॉल्व में वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एंड द कोलाइड बिकम अनस्टेबल। और यहाँ पे कोलाइड आपका अनस्टेबल हो जाता है एंड अल्टीमेटली वो कोएगुलेट हो जाता है। फिफ्थ वे इज़ बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका उल्टा, इलेक्ट्रोलाइसिस का उल्टा कि जब हम एडिशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का तो व्हेन एन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द कोलाइडल पार्टिकल आर प्रेसिपिटेट। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो तो आपका कोएगुलेट प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड द रीजन इज दैट द कोलाइड इंटरेक्ट विद आयंस कैरिंग चार्ज अपोजिट टू दैट प्रेजेंट ऑन दैम सेल्फ। कि ऐसा एक्चुअली में इसलिए होता है कि जो कोलाइड रहता है इंटरेक्ट करता है आयंस के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ विच आर कैरिंग चार्ज, है ना, अपोजिट टू दैट, एंड it will become a cause of their precipitation. This cause neutralization leading to their coagulation. So here this charge neutralize the particles, colloidal particle, and the solution get coagulated. The ion responsible for neutralization of the charge on the particle is called as coagulating ion, and the ion which is present, that electrolyte ion which is the responsible for the neutralization of the particle and leading to their coagulation ion are called as coagulating ion. A negative ion causes the precipitation of positively charged soul and vice versa. It means a negative ion cause the precipitation of positive ion and vice versa means just opposite to that. It has been observed that generally the greater the valence of the folliculating ion added, it means that इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा गया है कि जनरली द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फॉलिक्यूलेटिंग आयन मिलाया जाता है, मतलब जितने ज़्यादा वैलेंसी वाले आयन्स को मिलाया जाता है ना, तो द ग्रेटर इज इट पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। तो उतनी ज़्यादा ही उसकी पावर होती है प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की। आगे लिखा है दिस इज़ नोन एज हार्डी-स्क्विल्ज लॉ। इसी को ही हम बोलते हैं हार्डी-स्क्विल्ज लॉ। क्या है लॉ कि जितनी ज़्यादा फोलिकेटिंग आयन, मतलब द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फोलिकेटिंग आयन एडेड, मतलब जितने ज़्यादा वैलेंस वाले फोलिकेटिंग आयन को ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन की। इसी को हम बोलते हैं हार्डी-स्क्विल्ज लॉ रूल। इन द कोएगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल द फोलिकेटिंग पावर इज इन ऑर्डर। अब जब हम नेगेटिव सोल की बात करें कोएगुलेशन की, जो फोलिकेटिंग पावर इस ऑर्डर में होती है, जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम 3+ आयन एंड सबसे कम होती है सोडियम की, उससे ज़्यादा होती है बेरिलियम की, उससे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम की आयन की। ठीक है, सिमिलरली in the coagulation of positive souls the follicular power is in the order, like for taking the example of FeCN6, the least one is chlorine and then sulfate and then phosphate and last one is hexocyanoferrate। ठीक है,
The minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value. So coagulating value क्या होती है कि जो कम से कम concentration electrolyte का जो कि मिली मोल पर लीटर में प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड होता है प्रेसिपिटेशन करने के लिए किसी सोल्स के 2 घंटे के अंदर अंदर, तो इसे हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू. द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन. तो जितनी कम क्वांटिटी ज़रूरत होगी हमें कोएगुलेशन के लिए, उतनी ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी आपके आयन की. नेक्स्ट, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स. There are two factors which are responsible for the stability of lyophilic sols. These factors are the charge and solution of the colloidal particle. It means that there are the two factors which are responsible for the stability of lyophilic sols, and these factors are the charges and solution of the colloidal particles. When these two factors are removed, a lyophilic sol can be coagulated. It means that when these factors are removed, our lyophilic sols can be coagulated. This is done by adding an electrolyte, by adding a suitable solvent, and when solvents such as alcohol or acetone are added to the hydrophilic sol, the dehydration of the dispersed phase occur, and under this condition a small quantity of electrolyte can bring about coagulation. नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. नाउ कोएगुलेशन से इसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे देखिए. अगर हमें कोएगुलेट होने से रोकना तो क्या करना होगा. लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स. इट मीन्स लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल. इसका मतलब है कि लायोफिलिक सोल्स इजीली कोएगुलेट नहीं करेंगे इन कंपेरिजन टू लायोफोबिक सोल्स. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कोलाइड आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होती है, राइट. It means that is the colloidal particles are covered by a sheath of the liquid in which they are dispersed. Lyophilic colloid have a unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic sol is added to the lyophobic sol, the lyophilic particle form a layer around lyophobic particle and thus protect the latter from electrolyte. Lyophilic colloid used for this purpose are called protective colloid. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लायोफिलिक कोलॉइड है वो लायोफोबिक कोलॉइड का बॉडीगार्ड है, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड का जो लायोफोबिक कोलॉइड में मिलाया जाता है तो लायोफिलिक कोलॉइड के पार्टिकल लायोफोबिक कोलॉइड को सोल के पार्टिकल को कवर कर लेते हैं और उसे इलेक्ट्रोलाइट से कॉन्टैक्ट करने से ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण आपका कोएगुलेशन नहीं होता, राइट. और हम इसे कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड. These are liquid colloidal system. ये कैसा सिस्टम होगा. लिक्विड colloidal system, that is the dispersion of finely divided droplets in another liquid. मतलब एक finely divided droplet का dispersion दूसरे liquid में. If a mixture of two immiscible or partially immiscible liquid is shaken, a coarse dispersion of one liquid in the other is obtained, which is called as emulsion. जब हम एक liquid को दूसरे liquid में मिलाएं, मतलब it means जब हम दो immiscible मतलब जो घुलने एक दूसरे से soluble नहीं होते एक दूसरे में, ठीक है, या पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, ऐसे लिक्विड्स को जब हम मिला के शेक करते हैं तो एक कोर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वन लिक्विड ऑन द अदर इज ऑब्टेन. हमें एक लिक्विड का जो हमारा एक खास तरह का एक सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इमल्शन, है ना. दो तरह के इमल्शन प्रिपेयर होते हैं. फर्स्ट है ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड है वाटर इन ऑयल. सो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये तो आपने घर में भी कई बार ट्राई करें या देखा होगा एक्सीडेंटली कि जब हम पानी में तेल की बूंदों को डालते तो वो बूंद अलग से सरफेस में फ्लो करती है ना, और वो क्या है मिक्सेबल नहीं रहती है. या वहीं अगर आप उल्टा कर दो कि तेल के अंदर आप पानी की बूंदें डालो तो सेम वैसे ही होता है कि पानी भी इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है. और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं इमल्शन. जनरली वन ऑफ द टू लिक्विड इन वाटर देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन, oil dispersed in water emulsion, and water dispersed in oil emulsion. In the first system, water acts as a dispersion medium, and the second system, oil is act as a dispersion medium. Like this, example of this type of emulsion is milk, vanishing cream, etc. In milk, liquid fat is dispersed in water. अगर हम फर्स्ट वाला ऑयल इन वाटर की बात करें इमल्शन की, तो यहाँ पे आपका जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क को देखो या वैनिशिंग क्रीम को, फॉर एग्जांपल मिल्क तो आप डेली देखते हो तो मिल्क के एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि मिल्क में आप अगर देखो तो लिक्विड फैट जो रहता है वो डिस्पर्स होता है वाटर के अंदर. और दूसरे सिस्टम में अगर आप देखो तो ऑयल एक्ट करता है डिस्पर्जन मीडियम की तरह. इसका कॉमन एग्जांपल है बटर और क्रीम. इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, मतलब ऑयल इन वाटर का जो इमल्शन है वो अनस्टेबल होता है. समटाइम दे सेपरेट इनटू टू लेयर ऑन स्टैंडिंग. ये कई बार ये दोनों लेयर सेपरेट हो जाती है. एंड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन, और इस इमल्शन के स्टेबलाइजेशन के लिए हमें थर्ड कंपोनेंट इसमें मिलाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट आर यूजुअली एडेड. द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म्स एन इंटरफिशियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द मीडियम. इंटरफिशियल इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, एक इंटरफिशियल फिल्म फॉर्म कर देता है दो लोगों के बीच. किस किस के बीच, सस्पेंडेड पार्टिकल और आपके मीडियम के बीच में, ठीक है.
अब नेक्स्ट लिखा है जो द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द ऑयल एंड वाटर इमल्शन आर प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स एक्सेट्रा, एंड फॉर वाटर एंड ऑयल हैवी मेटल्स, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा। ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं। Emulsion can be diluted with any amount of the dispersion medium. On the other hand, the dispersed liquid when mixed form a separate layer, and the droplet in emulsion are often negatively charged and can be precipitated by electrolyte. They also shown Brownian movement and Tyndall effect. Emulsions can be broken into constituent liquid by heating, freezing, and centrifuging. Most of the substance we came across in daily life in colloids, and the meat we eat, the clothes we wear, the wooden furniture we use, the house we live in the newspaper we read, and are largely composed of colloids. These are the examples of colloid which we are seen in our daily life. Following are the interesting and noteworthy examples of colloids. So ये जो है टॉपिक एग्जाम्पल्स वाला, ये आप खुद से पढ़िए और पढ़ भी सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है। इसमें हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी कोलॉइड्स हैं उनके सिस्टम के बारे में और इनका एग्जाम्पल बताया गया है। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, इसे आप खुद से पढ़िएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू।